टेस्ट टू टॉपिक्स होंगे, पॉलिटी का टेस्ट टू है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसमें मैंने एक दो इमरजेंसी क्वेश्चन डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में, क्योंकि आगे फेडरलिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो एक दो इमरजेंसी क्वेश्चन भी कर लेंगे इसमें कवर हम। और प्रीएम्बल। ठीक है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक जो कल मैंने कमी देखी, कॉपी जो देखी बच्चों की, उसमें यही था कि डिमांड मिस कर रखी थी। पेपर टू में नंबर कम इसीलिए आते हैं कि बच्चे को जो आता है, पढ़ते सभी है पॉलिटी, तो जो उसको आता है वो लिख देता है वो। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, वो उसने लिख तो दिया वो पार्ट, पर वो बहुत कम लिखा है। 10 नंबर में से 2 नंबर वो लिखा है जो पूछा हुआ है, 8 नंबर अपने आप जो आपको आता है वो लिख दिया, या 6 नंबर अपने आप लिख दिया, 4 नंबर जो पूछा है वो लिखा है। तो उसको जो चीज आपकी क्वेश्चन की डिमांड है उसको ज्यादा लिखो आप, तब पेपर टू में थोड़ा नंबर ज्यादा आएगा। आज वो चीज हम थोड़ी इंप्रूव करेंगे, फिर कल करेंगे, तो जो 10 टेस्ट है उनमें हम वो चीज सीख जाएंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और कुछ जैसे केस लो, कल आपको मैंने याद करवा दी थी जो केसेस थे, 15-20 केस थे, उनमें 7-8 याद होंगे, कुछ आज और करा दूंगा। तो उस तरीके से क्या होगा, आपका केस वाला पार्ट भी सारा याद हो जाएगा, डेटा वाला पार्ट सारा हो जाएगा। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉज। कल एक एनवायरमेंट का किया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, आज जेंडर का। तो मैं यही कह रहा हूँ, थीम पकड़ रहा है वो कि कौन सी थीम है, उस पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन के क्या व्यूज है, क्या आर्टिकल्स है, क्या केस लॉज है। ठीक है, वो करेंगे। तो ये मोस्टली आते तो लॉ के पेपर में है, पर अब जीएस का पेपर भी ऐसा हो रहा है थोड़ा ऑप्शनल टाइप में। ज्योग्राफी का जो ऑप्शन से उठा लेगा, सोसाइटी का सोशोलॉजी ऑप्शन से उठा लेगा, पॉलिटी का कुछ लॉ से उठा रहा है, तो उस टाइप की थीम्स पकड़ रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, हमारा तो क्या है, जो भी आएगा प्रैक्टिस करनी है। 11 मिनट, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या था, ये जेंडर जस्टिस पे था, तो सारा वुमेन पे मत लिख देना, समझिए। जेंडर में बाकी कर लेना, ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर लेना, है ना, मेल फीमेल के अलावा भी है। तो फिर पहली बात तो ये होगी। दूसरा, इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कौन कौन सी वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की अपहेल्ड करेगा ये जेंडर, जैसे इक्वालिटी, डिग्निटी, जो मैंने पहले बार बार समझा रहा, जब भी वुमेन का क्वेश्चन आएगा या कोई भी जेंडर का, इक्वालिटी, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो ये 3-4 बातें फिक्स हैं जो मैंने दे रखी मॉडल आंसर में, उनको मार्क कर लेंगे। जेंडर का, विमेन का क्वेश्चन आता है वो सेट हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। इंट्रोडक्शन उतना ही लिखना है, बस 3 लाइन का, 4.5 लाइन, उससे ज्यादा नहीं लिखना। सीधा क्वेश्चन पे आएंगे भी, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव अपहोल्डिंग द जेंडर जस्टिस, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव और दूसरे क्या थे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या हाई कोर्ट केस लॉस जो थे, 2 देने थे। तो फर्स्ट में आप बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हैं, जितने आते हैं ठीक है, अदरवाइज इनको याद कर लो, ये कहीं भी लग जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जो कि विमेन के लिए या जेंडर के लिए आपके है। हाँ जी, कुछ है ना। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, प्रियम्बल। ठीक है, अब आपको करना ऐसे था कि प्रियम्बल है, उसमें कौन कौन सी प्रोविजंस हैं वो बताने थे। ठीक है, उससे फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या कैसे जेंडर जस्टिस इंश्योर होएगा, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ऑन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एस्टेब्लिश कर रहा है किसके ऊपर, जेंडर इक्वालिटी वाले बात पर। कल हमने डिस्कस कर ही लिया कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है। तो ऐसे आपको बताना थे। आर्टिकल 14 क्या करेगा, सबके लिए इक्वालिटी वाला पार्ट करेगा। ये वाला क्या करेगा, आपका रिजर्वेशन वाली और सारी बातें है ना। ठीक है, 15 क्या करेगा, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, बेस्ड ऑन द सेक्स एंड अलाउ अफर्मेटिव एक्शन, तो रिजर्वेशन वाला पार्ट आ गया। और इससे फिर क्या फायदा होगा, वुमेन को क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये बताना था कौन सा आर्टिकल था और कौन सा उसका प्रोविजन क्या है, और फिर उससे क्या, कैसे वो जेंडर जस्टिस को एंश्योर करेगा। चाहे अगर टेबल बना रही है, टेबल भी ठीक है, वैसे लिख दे तो वैसे लिख दो, पर ये 3 पार्ट आने चाहिए थे। आर्टिकल, उसके क्या प्रोविजन है, और क्या वो, कैसे वो जेंडर जस्टिस को एंश्योर कर रहे हैं। तो ये सारे में से लास्ट वाला मैंने लिखा है, आर्टिकल 243D और 243T, ये कौन से हैं, पंचायत, वेरी गुड, रिजर्वेशन का हो गया इधर से। और उधर क्या करेगा, वुमेन का, ये क्या करेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर देगा, ये बात करनी थी। तो है स्टैटिक नॉलेज, प्रेजेंट कैसे करना है, कम वर्ड्स को कम स्पेस में ज्यादा वो कैसे करना है, वो हमने देख लिया इसको। अब सेकंड आप देखोगे केस लॉज। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। तो 4-5 तो बेसिक बताई थे, विशाखा वाला पता था, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस गाइडलाइंस क्या आया था। दूसरा क्या था, कल मैंने करवाया था सबरीमाला केस, वो भी था। एक और क्या करवाया था, सायरा बानू वाला भी कल करवाया था, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। 3-4 तो ये हो गए विमेन वाले। फिर आ जाओ जेंडर वाले, नालसा केस था, इसमें क्या बताया था, ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर। नवतेज सिंह जोहर वाला क्या था, डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी। तो ये 5-6 तो वैसे याद है आपको। एक और कौन सा हो गया, ये वाला, जोसेफ साइन वाला, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ना, अडल्ट्री को आपका इसने स्ट्रक डाउन द अडल्ट्री लो, ये था।
एक और मैंने दे रखा है एक्स्ट्रा, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिश्रा, वो मॉडल आंसर है, तो एक दो चीज एक्स्ट्रा है वो वहां से कवर कर लेना। पर अप्रोच ये थी आंसर की, इंट्रोडक्शन, फिर आर्टिकल्स कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, फिर केस लॉज, इनमें से तीन चार तो आई एक्सपेक्ट सब लिखे होंगे, बाकी ऐड करना है। और फिर जो हमने कल डिस्कस किया था, ये तो कौन सी डिमांड है, एक्सप्लिसिटली जो पूछा हुआ है, लेकिन 10-20% हम पॉलिटी में इम्प्लिसिट भी लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या आएंगे कि इन लॉस, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने के बाद भी, इतने जजमेंट आने के बाद भी अब भी इक्वालिटी कहीं ना कहीं सफर कर रही है ना, तो कुछ ना उसको चैलेंजेस होंगे उसके, तो आप दो तीन कुछ चैलेंज बताओगे लास्ट में, और क्या उसके लिए फिर करना चाहिए वे फॉरवर्ड, ये और आपको ऐड करना, तब आपके 3 पेज भर जाते हैं पूरे सारा, और आपके कवर जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आज क्वेश्चन थोड़े कम ही है इस पेपर में, इसलिए चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स responsible for the reduced frequency of article 356 by the union government since mid 1990s। इमरजेंसी वाला है, तब से अब क्यों कम यूज हो गया इसका, वो बताना है आपको। 250 वर्ड्स 15 मार्क्स हो गए भाई, चलो देखो टाइम हो गया, कोई बात नहीं। हर क्वेश्चन में लगभग जजमेंट से इतना इंप्रूव आ रहा है रोल ना, इसमें अलग से पूछा हुआ है अकाउंट फॉर द लीगल, ठीक है, तो लीगल वाले दोगे, और पॉलिटिकल फैक्टर्स दोनों पूछा है ना। तो लीगल फैक्टर्स में आप क्या क्या दोगे, लीगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट 1990, उससे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है, तो आप बताओगे कि पहले ज्यादा था। तो इंट्रोडक्शन में आप बता देना आर्टिकल 356 के बारे में, जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप बताओगे, ये थोड़ा डेटा का पार्ट होगा, 1950 से 1990 में आर्टिकल 350 90 टाइम्स इम्पोज हुआ है, क्योंकि इसने क्या बोला है, पोस्ट 90 बोला है ना, हाँ मिड 90 ने किया, उसके बाद उससे पहले का बता दो कि उससे पहले इतनी बार ये इम्पोज हो गया, ठीक है। और ये मिसयूज हुआ है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की होती है तो उसको हटाने के लिए, मिसयूज बाय द सेंटर टू डिसमिस द अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर उसका एक एग्जांपल दो, दो तीन है मैंने एक लिखा है, मतलब कहने का मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसको कितना क्लियरली बता रहे हो, आप जितना क्लियरली बताओगे उतना बढ़िया है। पहले आर्टिकल से डिफाइन किया, फिर आपने बताया कितनी बार इम्पोज हुआ है, 90 बार उस टाइम के आदमी, फिर कैसे मिस यूज हुआ है कि सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को हटाया जो अपोजिशन की पार्टी थी, एक एग्जांपल दिया, क्लियर हो गया पहला वाला पार्ट। फिर आप आओगे लीगल तरीके से कैसे ये वापस कम हुआ है इसका मिस यूज। तो पहला तरीका जो आया था आपका एसआर बोमाई जजमेंट, ये कॉमन है इसके लिए, ठीक है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसने क्या डिफाइन कर दिया, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द इम्पोजिशन ऑफ 356, तो गाइडलाइंस आ गई। अब कहीं ना कहीं फिर जुडिशरी वाला क्वेश्चन आएगा, फिर यूज कर लेना, एसआर बाबाई ने गाइडलाइंस दी थी इसके लिए 356 के लिए, तो मल्टीपल जगह एक ही चीज होती रहेगी आपकी, डिफाइंड स्ट्रिक्ट जुडिशियल लिमिट्स इन द यूज ऑफ आर्टिकल 356। और इसने क्या कह दिया कि जो मेजोरिटी टू बी टेस्टेड वो गवर्नर के उससे नहीं होगी, फ्लोर टेस्ट से होगी, ठीक है ना, मेजोरिटी टू बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और जुडिशियल रिव्यू के अंदर इसको ले आए, ठीक है। तो ये तो आया था आपका एसआर बोमाई के अंदर। तो हम एसआर बोमाई कितना पूरा जजमेंट पढ़ते हैं, 20 पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें से बस 3 पॉइंट हमें काम के हैं जो लिख सकते हैं एग्जाम में, वही आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फ्लोर टेस्ट वहां पे होएगा, लिमिट लगा दी थी, कुछ गाइडलाइंस दे दी थी, और जुडिशियल रिव्यू को ले आए थे, बस ऐसे याद करना है अपने को, पढ़ने के बाद 3-4 पॉइंट उसके लिख लो, उतना ही तुम एग्जाम में लिख पाओगे जजमेंट के बारे में। फिर कोर्ट्स बिकम एक्टिविस्ट इन द फेडरल डिस्प्यूट, अब कोर्ट्स खुद एक्टिविस्ट हो गए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट उसको प्रेसिडेंट रूल हटा के वापस रीइंस्टेट कर दिया था गवर्नमेंट, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे अरुणाचल प्रदेश केस, ठीक है। नबाम तुक्की गवर्नमेंट वाज रीइंस्टेटेड, तो ये अरुणाचल प्रदेश का, तो कोर्ट भी एक्टिव है और जजमेंट भी आई हुई, ये हो गया लीगल तरीका। अगला क्या पूछा होता, पॉलिटिकल, फिर आप पॉलिटिकल बताओगे क्या सिचुएशन होगी मिड 1990s के बाद, तो उसके बाद कॉलिशन गवर्नमेंट होगी थी। अब सेंटर में गवर्नमेंट है जहाँ पे उसके अलग अलग पार्टनर्स है, अब वो सेंटर में गवर्नमेंट है वो स्टेट को डिसमिस नहीं करेगी, तो वहां पे कॉलिशन वो बैक ऑफ कर देंगे वहां से, तो कॉलिशन गवर्नमेंट का ये आया था। दूसरा क्या था, रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस हुआ था। तो अब केवल एग्जाम में ये मत लिख देना केवल रीजनल पार्टी आ गई थी, उसके बाद बताना है कि रीजनल पार्टी आ गई थी, इसलिए क्या हुआ वहां पे, अगर वहां पे गवर्नमेंट को डिसमिस करते हैं इट विल लीड टू द डिस्टेबिलाईजेशन, ठीक है ना। तो ये देखो, तो एक एक लाइन उसके बारे में लिख देना, ये तो पहला हो गया कॉलिशन। दूसरा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रीजनल पार्टी, कुछ एग्जांपल जैसे टीएमसी डीएमके बिकम क्रूशियल फॉर द नेशनल स्टेबिलिटी, तो ये एक लाइन जरूर लिखनी है उसके लिए पॉइंट के आगे कि भाई इनकी नेशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल था उनका साथ, अगर ऐसे आर्बिट्री डिसमिस करेंगे तो फिर अगेन प्रोटेस्ट होंगे वो सारी चीजें, तो दे आर क्रूशियल फॉर द नेशनल स्टेबिलिटी, ये एक एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी है आगे। अगला ग्रोइंग फेडरल कॉन्शियसनेस, ठीक है ना,
तो अब गवर्नमेंट खुद ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रही थी, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जा रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जब गवर्नमेंट खुद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेगी, सेंटर तो अवॉइड करेगी जबरदस्ती या अनलॉफुल तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो रहा था, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आपको यूज करना था यहाँ पे, ठीक है। दो पॉइंट आपको पता ही थे, रीजनल पार्टीज का और कोalition वाला। लास्ट इज द, ये देखो नॉर्मली भी अब कोई ऐसे गवर्नमेंट को हटाता है कहीं पे तो सब जगह मीडिया में बात फैल जाती है, सोशल मीडिया और उसमें, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल उनको काफी कॉस्टली पड़ता है किसी गवर्नमेंट, यार ये तो ऐसे अपनी तानाशाह चला रहे हैं ये सब ना। तो मीडिया भी एक्टिव हुई है और पीपल भी एक्टिव हुए हैं, सिविल सोसाइटी का रोल भी बढ़ा है। तो मीडिया एंड सिविल सोसाइटी विजिलेंस इंक्रीज हुई है। जी आप हर चीज में डालोगे, सिविल सोसाइटी का तो पेपर 2 में डालना ही डालना है, मीडिया, सिविल सोसाइटी, जन भागीदारी, जन आंदोलन, ये सब वर्ड डालने ही डालने हैं। जहाँ पार्टिसिपेशन करवाना है जन भागीदारी कर देना, जहाँ आंदोलन करवाना है जन मास मूवमेंट करवानी जन आंदोलन, ठीक है। मेरे वर्ड नहीं है, नीति आयोग के हैं तो डाल सकते हैं, मैं कोई नहीं भड़का रहा आप लोगों को, ठीक है। चलो, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी विजिलेंस पोस्ट 1990s मेड आर्बिट्री एक्शन पॉलिटिकली कॉस्टली। कोई ऐसे अगर आर्बिट्री गवर्नमेंट को उठा रहा है तो उनको फिर पॉलिटिकली कॉस्टली पड़ता। फिर भी चैलेंज है, अगेन लास्ट में लिखना ही लिखना है पेपर 2 में मैथ्स की। फिर देखो क्या चैलेंज है 356 को लेके, गवर्नर का मिस यूज आता है ना, पार्टीशन रोल आता है, रोल ऑफ गवर्नर रिमेन्स कंट्रोवर्शियल। जो रिपोर्ट भेजते हैं कई बार वो पार्टीशन रिपोर्ट भेज देते हैं। दूसरा, जो फ्लोर टेस्ट की बात की उसमें डिले हो जाता है कई बार, है ना। तो अब एक दो चैलेंज बताओगे, फिर उसको कैसे ठीक करना है वो रेटिफाई बताना है, ठीक है। कि जो बोमाई, कल भी हमने एक बात बताई थी, जितने भी जजमेंट आए हैं उनके एक तो ये डाल दो वे फॉरवर्ड में, उनको कोडिफाई कर दो। तो कोडिफाई बोमाई जजमेंट गाइडलाइंस को कोडिफाई कर दो प्रॉपर, ताकि हमें क्लियर हो जाए किस केस में 356 लगा सकते हैं। दूसरा, गवर्नर के रिफॉर्म्स करो, जो चैलेंज था हमारा, तो चैलेंज के रिगार्डिंग एक दो वे फॉरवर्ड में वही रिफॉर्म लिख देना। जो चैलेंज है ना उनको एक दो हटा के वे फॉरवर्ड, ज्यादा नहीं करना क्योंकि इम्प्लिसिट डिमांड है। अगर जगह बच रही है उसके हिसाब से लिखना है, मेरे हिसाब से दो दो लिख दो तो भी काम चल जाएगा, जगह बच रही है तो 3 3 लिख देना, ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सर सर हाँ सर वे फॉरवर्ड में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में, या बीच में आपको क्या लग रहा है ना तो लिख दो सरकारिया। इवन आप यहाँ पे पॉलिटिकल में भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने अगर कुछ सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन अप्लाई की है तो वहां भी लिख दो, और वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो सरकारिया, पुंछी, जो भी कमीशन है, नीति आयोग, सेकंड एआरसी, जो रिकमेंडेशन अप्रिशिएबल है आप लिखो बिल्कुल, कि इससे करेंगे तो 350 का इम्पोजिशन कम होगा और बेटर स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट्स में, बिल्कुल लिख सकते हैं, शाबाश। ये मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो रेलिवेंट चीजें अपने आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस एक बार इसको लिखना देख लो कि अगर ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तुम कैसे अपने स्ट्रक्चर करोगे आंसर को। 10 मार्कर ही है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फैक्चुअल, ठीक है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो व्हेन सच अ डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स। तो सर्कमस्टांस और कॉन्सिक्वेंस बताने फाइनेंशियल इमरजेंसी के। 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट। इसमें चलो कर लो एक बार, एक आइडिया लग जाएगा। कुछ करने लोग जो बेसिक वर्ड है वो लिखे थे पहले, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर बताओगे, ठीक है। दो क्वेश्चन है, सर्कमस्टेंस क्या थे, क्या कॉन्सिक्वेंस हो। तो सर्कमस्टेंस बता दो, प्रेजेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। जब ये बनाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट दे हो इस पैटर्न, इनमें से कोई भी जब दिक्कत होगी तब लगा सकते हैं, ये बात आपका। फिर प्रोसीजर बताना है, दो लाइन में बस, तो इतना सब्सटेंस है ना, थोड़ा प्रोसीजर बता दो कैसे पास होएगा, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और द स्टेट्स, रिडक्शन इन द सैलरी एंड अलाउंसेस और रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल, ये कॉन्सिक्वेंस है। फिर सर इसमें अगेन प्लीज हम वही टाइम करते हैं कि यूज क्या करने। चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर ऐसे करेंगे तो क्या नुकसान होंगे उनके उनके एग्जाम्पल। एम्बिग्यूटी डेफिनेशन है, कभी भी लगा सकते हैं इसको, बस कह देंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, तो डिफाइंड नहीं है क्लियर। पोटेंशियल फॉर मिसयूज हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन मोरल, अगर सैलरी रिड्यूस होती है तो ब्यूरोक्रेसी और मोरल होता है, तो ये इसके चैलेंज है। फिर वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, अगेन वही सब आएगा, कोडिफाई कर दो उसको इमरजेंसी को, है ना। डिफाइन करो ऑब्जेक्टिव, फिस्कल क्राइटेरिया, इंडिकेटर, कब किस टाइम पे आप बताओगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी है, तो प्रॉपर क्राइटेरिया होने चाहिए उसके लिए। स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन लाइक कैग, आरबीआई, फाइनेंशियल कमीशन फॉर फिस्कल ओवरसाइट, ताकि ये भी देखते रहे कोई दिक्कत ना आए। जैसे आप वर्षा कह रहे थे तो कमीशन के रिकमेंडेशन डाल दो, ठीक है ना। पंची कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी, रिकमेंडेड क्लियर डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ इमरजेंसी टू अवॉइड इशू। तो अब एक बात तुम सीख गए हो
जहां भी एम्बिग्यूटी आ रही है वहां पे डाल दो कि इसको कोडिफाई कर दो, इसको क्लियरली डिफाइन कर दो, तो वो एक पार्ट आपका वे फॉरवर्ड में जाओ। ठीक है, तो ऐसे वे फॉरवर्ड हम करके इसको, लास्ट क्वेश्चन आज का, डिस्कस द discuss the adjectives attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? 12.5 marks, 200 words. ये आप इसको एक काम करो, थोड़ा बड़ा लिखो, 3 पेज में लिखो इसको, 11 मिनट लो क्योंकि एडजेक्टिव ज्यादा है, 3 पेज में लिखो, ठीक है, 11 मिनट दे रहा हूं, 15 मार्क्स के हिसाब से लिखो इसको। रिपब्लिक के आगे के एडजेक्टिव, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, है ना, तो आप दिखा सकते हो डायग्राम के थ्रू, मोनोटोनी ब्रेक करनी हो आंसर में। फिर एडजेक्टिव्स को देखो, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे मैं अप्रोच करना था आंसर को, चारों को ऐसे ही करना था, चारों पॉइंट को, फिर बाद में थोड़ा रिपब्लिक को बता देते। चैलेंजेस इसमें मैं साथ साथ ही बताऊंगा, तो लास्ट में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस वे फॉरवर्ड लिख देना लास्ट में, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा, हर एक को रिस्पेक्ट करो, तो ये दिमाग लगाना है कहाँ पे कैसे करना है, तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल रखना है। सोवरेन देखो, इंडिया सोवरेन है, पहले बताओ कैसे है, कैसे आर्टिकल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, तो पहले आपको अपनी पॉलिटिकल नॉलेज दिखानी है एग्जामिनर को कि पेपर 2 है। हाँ भाई है, इंडिया इज अ सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, हम ठीक है। अब आपने बताया कि सर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में भी हमने दे रखा है इंडिया दैट इज भारत, और उस तरीके पूरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 मेंशन कर दिया। फिर आप बताओगे क्वेश्चन में क्या था कि डिफेंडेबल है आजकल, नहीं तो वही लिखना है, डिफेंडेबिलिटी टुडे, आज की तारीख में जो क्वेश्चन वाले वर्ड है वही सेम लिखने हैं, तब एग्जामिनर समझेगा हाँ इसने बेसिक बताया उसके बारे में, अब एक क्वेश्चन का वो बता रहे हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया एक्सरसाइजेज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है क्वाड के अंदर, एससीओ के अंदर, और ये मॉडल आंसर में नहीं दे रखा, मेरे को अभी याद आ गया एकदम से, तो मैंने एग्जाम्पल डाल दिया उसका कि एससीओ में अभी हमने क्या किया है, ड्राफ्ट को साइन नहीं किया, तो थोड़ा हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में डाल दिया कैसे हम शो कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया बैकड ऑफ फ्रॉम साइनिंग द एससीओ ड्राफ्ट 2025, जो भी पिछले हफ्ते है उसको मना कर दिया हमने। तो ये नहीं है, अपडेट अपना करते चलना है साथ साथ, मॉडल आंसर में नहीं आई, वही मैं लिख रहा था, मेरे को याद आ गया, मैंने डाल दिया। तो जब तुम इतना इन्वॉल्व होते हैं चीजों में, तो अपने आप चीजें तुम्हें याद आती हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें यूज हो जाएगी वो चीजें। अब मैंने कभी भी ये नहीं पढ़ा एससीओ का पूरा ड्राफ्ट क्या था, ये था, अब ये डिफरेंस हो जाता है। एक बच्चा है जो पूरा एससीओ का ड्राफ्ट सारे पॉइंट पढ़ लाएगा, मैंने बस एग्जाम्पल देख लिया था ढंग से, पर उसको 3 बार देख लिया, समझ लिया। तो मेरे कहने का मतलब है, अब जो चीज चल रही है ना, उसको बस इतना देख लो क्या था, थोड़ा बहुत देख लो टेररिज्म के उसमें था, और कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, इतना ही डीप पढ़ना है, उसको यूज मल्टीपल जगह करना आना चाहिए, कभी उसके डिटेल में पढ़ के 5 घंटे खराब नहीं करने अपने, ठीक है। उसका यूज कर, वो आंसर राइटिंग सीखते हैं, उसको कहाँ का यूज करेंगे, एक ही लाइन है, उसको यूज कर लिया, अपने आप आंसर एनहेंस हो गया, उसको लगेगा बच्चे ने अभी का एग्जाम्पल डाल दिया जुलाई वाला ही। फिर पर फिर भी इसमें चैलेंज है, साइबर अटैक हो जाते हैं कई बार, ठीक है। हम कई बार हमारे पास डब्ल्यूटीओ का प्रेशर आ जाता है, कई बार जो हम साइन करते हैं एफटीए, उनमें निगोशिएशन में इन्फ्लुएंस हो जाता है हमारे ऊपर कई बार ना, तो दे में कॉम्प्रोमाइज अवर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, फिर वर्ड यूज किया इकोनॉमिक, क्योंकि पैसे है ना, कंप्लीट नहीं इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को, तो वर्ड से बहुत तरीके से यूज करना है। तो दीज मेक कॉम्प्रोमाइज, मे लिखा है वर्ड, ऐसे तरीके से करना, मेक कॉम्प्रोमाइज अवर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, पक्का नहीं वर्ड भी दो नहीं, दे मे सोवर, ऐसे हो ना, ठीक है, इकोनॉमिक सोवरेनिटी। तो ये हो गया हमारा सोवरेन वाला पार्ट। तो इसमें आपने बताया कैसे डिफेंड कर सकते हैं, पर इसके कुछ चैलेंजेस हैं, दोनों पार्ट बताने हैं। ऐसे ही आपको बताना था नेक्स्ट वाला सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट क्या है, तो आप बताओ अपनी पॉलिटी वाली नॉलेज पहले की, 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है, ऐसे ही सेकुलर का बता देना। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हमने अडॉप्ट किया, पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का। फिर कौन से आर्टिकल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सोशलिज्म को, आर्टिकल 38 जो सोशल ऑर्डर की बात करता है, 39 बी और सी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करते हैं, ये सब सोशलिस्ट का पार्ट है, वेलफेयर का बात करने में, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ पॉलिटी वाले एंगल डालोगे अपने उसका आंसर के अंदर, बस सीधा दिमाग में देख लो ये कहां से पॉलिटी वाला आर्टिकल उठाना है मेरे को, बस खत्म, फिर आगे अपना करेंगे। फिर आप आओगे, हाँ भी डिफेंड कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स, हम कर रहे हैं सोशल जस्टिस मेंटेन कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट स्कीम्स फॉर द पुअर एंड सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, पर उसके चैलेंजेस भी है, हम देख रहे हैं इतना स्कीम करने का अभी भी क्या हो रहा है, इनकम इनक्वालिटी काफी हो रही है, तो ये चैलेंज है हमारा इनक्वालिटी को दूर करना, ठीक है ना। और उसमें फिर आप ऑक्सफैम रिपोर्ट का बता दो कि 1% लोगों के पास कितनी वेल्थ है, उस तरीके से ऐसे आपने लिंक कर दिया कैसे ही। फिर ऐसे ही आप सेकंड करोगे, अगला सेकुलर, सेकुलरिज्म पे हमने किया था, सोसाइटी में हो जाता ना सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म पहले से आर्टिकल और वो बताओगे कैसे मेंशन है, फिर क्या, हाँ आज सेकुलर है ही, फिर उसके क्या चैलेंजेस है, जो भी कम्युनलिज्म या बाकी जो चैलेंज है वो चैलेंज बताना है आपको।
फिर ऐसे किसका करोगे लास्ट, डेमोक्रेटिक का, हम डेमोक्रेटिक अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, ये है, पर उसके कुछ चैलेंजेस हैं। फिर लास्ट में कंप्लीट इन सारों को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड। थोड़ा रिपब्लिक के बारे में भी लिख देना, क्योंकि रिपब्लिक का क्वेश्चन था, उसके बाद वे फॉरवर्ड। इस तरीके से हमें इस आंसर को एड्रेस करना था। स्ट्रक्चर वही रहेगा इन सब में जो मैंने बताया आपको, डिफेंडेबिलिटी टुडे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन, डिफेंडेबिलिटी टुडे और चैलेंजेस। चलो ठीक है, आज इतने ही 4 ही क्वेश्चन थे। कल जो बच्चे पॉलिटी कर रहे हैं कंटिन्यू, उनकी छुट्टी है, वो परसों करेंगे टेस्ट अपना, ठीक है, और टेस्ट नंबर होगा आपका 3rd। और जो एथिक्स कर रहे हैं रेगुलर, उनका एथिक्स का टेस्ट मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है।